तो जरा सोचिए, धड़कन गैलरी की उस शानदार सक्सेस को अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही बीते हैं। अनन्या आखिरकार उस मुकाम पर है जिसका ख्वाब उसने हमेशा देखा था। अंदर से ना एक अजीब सा सुकून है कि हाँ, मेरी कला ने मेरी पहचान बना दी। लेकिन जब जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगने लगता है ना, तभी अचानक से एक ऐसा तूफान आता है जो उस पूरी शांति को पल भर में बिखेर कर रख देता है। आज के इस विश्लेषण में हम अनन्या की उसी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की गहराई में जाएंगे। ये कोई आम हॉस्पिटल रूम की कहानी नहीं है। ये अनन्या के उस बहुत ही गहरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है, जहां उसे अपने सालों के सपने, अपनी एम्बिशन और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना है। अब वो गैलरी वाली शांति पल भर में गायब हो जाती है। रात के ठीक 3 बजे बजने वाला फोन। सच बताइए, कभी किसी के लिए अच्छी खबर लाया है? बिल्कुल नहीं। जब अरव के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिरता है ना, तो अनन्या के अंदर का डर अचानक से जाग उठता है। पर और यही बात सबसे खास है, उस घबराहट के बीच भी वो खुद को बिल्कुल मजबूत कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त टूटने का ऑप्शन उसके पास है ही नहीं। ये फोन कॉल सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, बल्कि अनन्या के अंदर एक ऐसी उथल पुथल की शुरुआत थी जो सच में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। सेक्शन 1, आधी रात का संकट। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डाइव इन करते हैं। कॉल आने के ठीक 10 मिनट के अंदर वो सब ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। चकाचौंध भरी 8 की दुनिया से सीधा आईसीयू की ठंडी, सफेद और टेंशन वाली रोशनी में। डॉक्टर का अल्टीमेटम बिल्कुल क्लियर और स्ट्रिक्ट है। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है और अगले 72 घंटे यानी पूरे 3 दिन बेहद क्रिटिकल हैं। स्ट्रेस लेना तो बिल्कुल ही मना है। अब जरा अनन्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ये 72 घंटे उसके लिए अंदर से एक इन्फिनिट काल, एक लाइफ टाइम जैसे लग रहे हैं। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और वो बस ये सोच रही है कि उसे अब इस पूरी तरह टूट चुके परिवार की ढाल बनना है। सेक्शन 2, खामोश प्रेक्षक। आईसीयू के ठीक बाहर अरव की मां खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रही हैं। गिल्ट ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया है। लेकिन अनन्या इस भयंकर ट्रॉमा को कैसे प्रोसेस करती हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प है। ऐसे वक्त में जब शब्द बिल्कुल खोखले लगते हैं ना, तब वो पैनिक करने के बजाय चुपचाप वहां से निकलती है और अपनी उस भाषा की तरफ मुड़ती है जिसे वो सबसे बेहतर समझती हैं, उसकी कला। वो एक छोटा सा कैनवस लेकर आती है और उस पर क्या है? एक व्हीलचेयर जिस पर पापा बैठे हैं, पर उसके पहिए बिल्कुल वाइब्रेंट और खूबसूरत रंगों से बने हैं, और एक सूट पहना हुआ लड़का उसे धक्का दे रहा है। अपनी कला के जरिए दर्द को उम्मीद के रंगों में ढालना, ये अनन्या का खुद को और इस परिवार को संभालने का अपना एक बहुत ही पर्सनल तरीका है। जब रोते हुए माँ उससे पूछती हैं कि बेटा ये पेंटिंग कब बनाई, तो अनन्या का जो जवाब है ना, वो उसकी बेहद गहरी कंपैशन को दिखाता है। वो बताती है कि ये पेंटिंग उस दिन की याद है जब माँ पहली बार उसकी गैलरी आई थी। अनन्या ने उस भारी भीड़ में भी ये नोटिस कर लिया था कि कैसे पापा हर एक पेंटिंग को कितनी गहराई से, कितने गौर से देख रहे थे। वो अपनी इस पेंटिंग के जरिए उस रोती हुई माँ को एक खूबसूरत याद देना चाहती है। उन्हें बताना चाहती है कि उनके पति के अंदर भी एक शांत, कला प्रेमी इंसान जिंदा है। ये सिर्फ देखने का नजरिया नहीं है, ये घाव पर मरहम लगाने की उसकी एक बेहद गहरी कोशिश है। सेक्शन 3, संकट में ठहराव। अब सोचिए, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल का वो वार्ड, वहां का टेंशन, वो मशीनी आवाजें, वहां की तो हवा में ही जैसे डर घुला हुआ है। लेकिन इन 48 घंटों के दौरान अनन्या की ये जो इंटरनल इंस्टिंक्ट है ना, वो अरव के लिए एक घर जैसा सुकून बनाने की होती है। जब अरव अपनी कंपनी, गैलरी, सब कुछ दिमाग से निकालकर बस आईसीयू के बाहर एक कुर्सी पर सारी रात बिता रहता है, तब अनन्या उसके लिए घर से शिमला वाली चाय लेकर आती है। दोस्तों, ये चाय सिर्फ एक ड्रिंक थोड़ी ना है। ये तो बिना कुछ कहे उसको ये एहसास दिलाना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं ही तुम्हारी सेफ स्पेस हूं। वो कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करती वहां, बस अपनी प्रेजेंस से उस खालीपन को भर देती है। सेक्शन 4, परिवार का दिल जीतना। और फिर आता है तीसरा दिन। वो टेंशन वाला माहौल अपने बिल्कुल इमोशनल पीक पर पहुंच जाता है। जब पापा पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं ना, तो पूरे कमरे में जैसे एक नई उम्मीद दौड़ जाती है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो था उनके मुंह से निकला सबसे पहला शब्द, नंबर 1। वो पहला शब्द आरव नहीं था, ना ही उनका बिजनेस था और ना ही उनकी पत्नी का नाम। ऑक्सीजन मास्क के ठीक पीछे से निकलने वाला उनका सबसे पहला शब्द था अनन्या। जरा सोचिए इस बारे में। अंदर ही अंदर अनन्या के लिए ये एक बेहद बड़ा झटका था और उससे भी बड़ी जीत का पल था। उसकी उस खामोश हमदर्दी को जिस तरह से सबसे ऊपर मान्यता मिली, वो सच में किसी को भी अंदर तक भावुक कर दे। और इसके बाद जो आपस में बात होती है, वो तो सीधा दिल को छूती है। पापा बेहद धीमी आवाज में अनन्या से एक नई पेंटिंग बनाने की गुजारिश करते हैं।
एक ऐसी पेंटिंग जिसमें उनका बेटा मेहरा ग्रुप का कोई वारिस न लगे बल्कि सिर्फ अरव हो। मौत को इतने करीब से देखने के बाद ना एक पिता का ये एहसास होना कि उनकी असली दौलत उनका बिजनेस नहीं बल्कि उनका बेटा है अपने बिल्कुल असली और प्योर रूप में, ये वाकई एक ऐसा मोमेंट है जो अनन्या के अंदर एक बहुत गहरा असर छोड़ता है। आईसीयू से बाहर आकर माँ जिंदगी में पहली बार आगे बढ़कर अनन्या का हाथ पकड़ती हैं और उससे माफ़ी मांगती हैं। वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हैं कि उन्हें हमेशा लगता था कि इज्जत सिर्फ धन या दौलत से आती है, लेकिन अनन्या ने उन्हें सिखा दिया कि घर दरअसल धड़कन से चलते हैं। अब इसको अगर हम अनन्या के नज़रिए से देखें तो उसके लिए ये माँ के ईगो पर कोई जीत नहीं थी, ये तो एक बेहद गहरा शेयर्ड इमोशनल पल था। उसने कभी खुद को सही साबित करने की कोशिश की ही नहीं थी, उसने तो बस उन्हें बेइंतहा प्यार दिया था। और आज उसी प्यार ने इस परिवार के सारे पुराने अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। सेक्शन 5, सबसे बड़ा प्रलोभन यानी द अल्टीमेट टेम्पटेशन। लेकिन ठहरिए, जब लगने लगता है ना कि सब कुछ अब सही दिशा में जा रहा है, ठीक उसी शाम एक ऐसी गुगली आती है जो अनन्या के सामने उसका अब तक का सबसे बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देती है। कबीर का फोन कॉल, कबीर के ये शब्द, ओल्ड मैन इज डाइंग, बिजनेस गया, आजा मेरे साथ न्यूयॉर्क, मैं तुझे स्टार बना दूंगा। ये शब्द ना सीधे अनन्या की सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज और उसकी कला को पहचान मिलने की उस भूख पर चोट करते हैं जो उसके अंदर हमेशा से मौजूद थी। कबीर के लिए मेहरा फैमिली का ये क्राइसिस अनन्या के लिए बाहर निकलने का एक मौका है, और अनन्या के अंदर छुपे उस आर्टिस्ट के लिए सोचें तो ये सच में कोई बुरा ऑफर नहीं था, बल्कि ये तो उसके सबसे बुरे वक्त में चलकर आया उसका सबसे बड़ा सपना था। और ये देखिए, ये बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि अनन्या किस चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ है कबीर का ऑफर, न्यूयॉर्क की टिकट, सुपरस्टार बनने का स्टेटस और इस डूबते हुए जहाज से आराम से निकल भागने का मौका, और दूसरी तरफ है अरव की सच्चाई, हॉस्पिटल का ये घुटन भरा कॉरिडोर, बिजनेस पूरी तरह बर्बाद होने का रिस्क, और एक ऐसा परिवार जिसे आज अभी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दिमाग के अंदर जैसे एक भयंकर युद्ध छिड़ गया हो। ये एक बिल्कुल क्लासिक क्लैश है दोस्तों, एक आर्टिस्ट की एम्बिशन वर्सेस एक इंसान की वफादारी। तो यहां पर आकर सवाल सच में बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। क्या एक ऐसी लड़की जिसने अपनी पहचान बनाने के लिए इतना लंबा और अकेला संघर्ष किया है, वो सच में इस सुनहरे मौके को ठुकरा पाएगी? सोचने वाली बात है ना। क्या न्यूयॉर्क की वो चकाचौंध इस हॉस्पिटल के फीके और उदास कॉरिडोर्स से ज्यादा कीमती नहीं है? क्या वो अरव को इसी हाल में पीछे छोड़कर अपने करियर की उड़ान भरने निकल जाएगी? दोस्तों, यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां अनन्या के कैरेक्टर का सबसे असली टेस्ट होना है। सेक्शन 6, अपनी दुनिया चुंडा। अब देखिए अनन्या करती क्या है। उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट जो भी रहा हो, पर उसका जवाब देने का जो तरीका है ना, वो सारी की सारी शंकाओं को एक ही झटके में मिटा देता है। वो किसी कोने में जाके चुपचाप फुसफुसाते हुए बात नहीं करती। वो इंटरनली बहुत क्लियर है कि उसे अपने इस रिश्ते में किसी भी राज का जहर नहीं घोलना है। वो क्या करती है? 1. फोन को तुरंत स्पीकर पर डालती है ताकि आरब सब कुछ क्लियरली सुन सके। 2. अपना सच पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती है। और 3. सीधा फोन कट कर देती है। आरव के इस सबसे वल्नरेबल मोमेंट में उसके साथ ये जो एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी है ना, ये उसके इस इंटरनल फैसले का सबसे बड़ा और सबसे फिजिकल रूप है। और उसका वो जवाब था क्या? सिर्फ और सिर्फ 3 शब्द, मेरी दुनिया यही है। मतलब क्या माइक ड्रॉप मोमेंट था ये। इस एक छोटे से सेंटेंस में इतनी ज्यादा पावर, इतनी बड़ी तसल्ली और ठहराव है। बस इस एक पल में अनन्या के अंदर मचा हुआ वो सारा का सारा तूफान, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए शांत हो जाता है। इन 3 शब्दों ने कबीर की उस कंप्लीटली सेल्फिश दुनिया को चुप करा दिया। अनन्या ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उसकी उस कला का, उस सक्सेसफुल करियर का कोई मायना ही नहीं है अगर उसमें आनव और उसकी ये नई फैमिली शामिल ना हो। सेक्शन 7, फिर से शुरू हुई धड़कन। जैसे ही अनन्या वो फोन कॉल डिस्कनेक्ट करती है ना, कहानी एक बहुत ही खूबसूरत और पोएटिक टर्न लेती है। खिड़की के बाहर मुंबई की वो रुकी हुई बारिश अचानक से फिर से शुरू हो जाती है, और ठीक उसी पल आईसीयू के अंदर मॉनिटर पर एक पिता की धड़कन भी स्टेबल होकर अपनी नॉर्मल रिदम में वापस आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे बाहर का मौसम और अंदर की जिंदगी दोनों ही अनन्या के इस प्योर दिल से लिए गए फैसले पर अपनी मोहर लगा रहे हों। तो फाइनली आज का ये विश्लेषण हमें इस बेहद गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। जब चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा हो और आपकी सालों की एम्बिशन आपको वहां से भागने का एक परफेक्ट रास्ता दे रही हो, तब एक इंसान आखिर क्या चुनता है? अनन्या की ये जर्नी हमें सिखाती है कि सक्सेस की चमक चाहे कुछ देर के लिए हमारी आंखों को चौंधिया दे, लेकिन हमारी असली दुनिया तो उन्हीं धड़कनों में बसती है जिनके लिए हम अपना सब कुछ, हाँ, अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं।